हाँ जी, फिजन का क्या मतलब है? फिजन का मतलब है मैम किसी पेरेंट सेल का दो या दो से ज्यादा में टूट जाना। अगर दो में टूटता है तो क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और अगर दो से ज्यादा सेल्स में टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। ये पढ़ के गए थे तुम। किस किस में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है फिजन? बैक्टीरिया के अंदर और प्रोटोजोन्स के अंदर। अब तुम्हें पहले लिखवा दिया, नहीं लिखवाया तो लिख लो। जहां 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखा है तो तुम्हारे कोर्स में जो एग्जांपल्स मैंने कराए थे तुम्हें, प्रोटोजोन्स हैं सारे, अमीबा, लिश्मानिया और कौन है, प्लाज्मोडियम, सारे के सारे प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रोटिस्टा में भी एक कैटेगरी होती है प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब इतना क्लासिफिकेशन तो तुम्हें क्या ही करना है, ठीक है, बट तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज कल की क्लास में हमने फिजन खत्म कर दिया था। हाँ जी, बताना जरा बाइनरी मल्टीपल फिजन के डिफरेंसेस। हाँ, और बाइनरी फिजन में मैम एक सिंगल डिवीजन होगा, बस एक पेरेंट सेल का एक बार डिवीजन और दो सेल बन जाएंगी। लेकिन मल्टीपल में क्या होगा? मल्टीपल में बहुत सारे डिवीजन होंगे, न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। हाँ जी, और क्या पढ़ा था? बाइनरी फ्यूजन हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होगा और मल्टीपल दोनों में हो सकता है। पहले अनफेवरेबल कंडीशंस में बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद बहुत सारी सेल्स रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। तो आज ध्यान से सुनना, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, हो सका तो सारा ही ये सेक्सुअल पढ़ लेंगे, ठीक है। आप जरा स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, कल मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी, जो मैं बोलूं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया था कल तुम्हें? कल तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये पढ़ाई थी कि बच्चों देखो, फ्रेगमेंटेशन जो है वो किसमें देखने के लिए मिलती है? स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा की कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें बताई थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई थी, कौन बताएगा? स्पायरोगायरा क्या है मैम? स्पायरोगायरा एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है, प्लांट है। कैसा प्लांट है? कैसे? यूनिसेलुलर है? नहीं, यूनिसेलुलर नहीं है। कैसा है? मल्टी सेलुलर है। हाँ जी, कैसे पता मल्टी सेलुलर है? मैम आपने कल उसका स्ट्रक्चर बनवाया था, बहुत सारे डब्बे से बनवाए थे। वो डब्बा क्या था? डब्बा वाज एक सेल। एक सेल के पास न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और अपने पास कैसा क्लोरोप्लास्ट है? हाँ जी, कैसा क्लोरोप्लास्ट है स्पायरोगायरा के पास? रिबन शेप का, है ना। तो वो सारी सेल्स थी, तो बहुत सारी सेल मिलके बनी है, इसलिए कैसी है? मल्टी सेलुलर। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? बहुत ही सिंपल है मैम। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों मतलब ये है कि इसमें टिश्यू नहीं बनती, नो टिश्यू फॉर्मेशन। एक्टिविटी में पूछा हुआ है तुमसे, एक्टिविटी में तुमसे पूछा गया है, अभी एक सवाल पूछेगा वो आगे एनसीईआरटी में, तो ध्यान से सुन लो, क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। स्पायरोगायरा पे कैसा सवाल आएगा? स्पायरोगायरा ग्रीन फिलामेंटस प्लांट्स हैं, एल्गी है। कहां मिलती है? पॉन्ड या लेक के अंदर मिलती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। मल्टी सेलुलर है, कैसे पता? कल तुमने डायग्राम बनाया था, मैंने ऐसे तुम्हें बहुत सारी सेल्स बनवाई थी, याद है कुछ? बहुत सारी सेल्स याद है, ऐसे बनाई थी हमने। और क्या बनाया था मैम? रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट बनाया था इस तरीके से। और क्या बनाया था मैम? न्यूक्लियस बनाया था, बहुत कुछ बनाया था। तो ये क्या है? ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये सेल है इस तरीके से, इसलिए मल्टी सेलुलर है, ध्यान रखना है। स्पायरोगायरा इज मल्टी सेलुलर। आ जाओ जरा, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ध्यान से सुनो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है मैम जब कोई स्पायरोगायरा फुल्ली मैच्योर हो जाता है। ध्यान से सुन लो, एक्सीडेंटल कट नहीं है। इसके बाद पढ़ेंगे रीजनरेशन, उसमें यह है कि गलती से कटा तो रिप्रोड्यूस करेगा, यहां पे कटने का कोई चक्कर नहीं है। यहां क्या है? यहां तो अगर ये स्पायरोगायरा मैच्योर हो जाएगा ना, अगर कोई भी स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा की स्पेलिंग भूल गई, देखना ठीक लिखी है मैंने। अगर कोई भी स्पायरोगायरा फिलामेंट, फिलामेंट का क्या मतलब है ऋषभ? फिलामेंट मतलब क्या हुआ? कहां उड़ रहा है? हाँ पीछे चला जा, क्यों परेशान कर रहे हो यार? इस प्रणव की ना करना पड़ेगा इसका ट्रीटमेंट। आजा अलग, आजा। स्पायरोगायरा फिलामेंट का क्या मतलब है? शांति रखो। स्पायरोगायरा फिलामेंट का मतलब है मैम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी बॉडी ऐसी होती है, देखो ये ऐसी बॉडी है इसकी, तो ये फिलामेंट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं फिलामेंट। धागे जैसा है ना, कुछ है ही नहीं पूरी बॉडी में, ये देखो धागे जैसा है एक, कोई ऐसे जैसे प्लांट होते हैं वैसे तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई टिश्यू देखने के लिए नहीं मिलती, इसका क्या मतलब है? एक्टिविटी में पूछा हुआ है तुमसे लास्ट लाइन कि क्या इसमें कोई तुम्हें टिश्यू देखने के लिए मिलेगी? कोई टिश्यू देखने के लिए नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मैम इसकी बॉडी में सेल्स हैं। कैसी सेल्स? ऑल सिमिलर सेल्स। ये सारी बातें जो मैं लिख रही हूं नोट करते रहना।
स्पायरोगायरा की बॉडी में सारी सेल सेम होती है, कैसे पता? ये देखो, ये देखने से पता चल रहा है। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके ऊपर तीसरी सेल होगी, सारी एक जैसी है, कोई टिश्यू नहीं है यहाँ पे, कोई टिश्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है स्पायरोगायरा के अंदर। हाँ जी, डन। अब आओ जरा, क्या होता है फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? हाँ जी, फ्रेगमेंट में टूट जाना, पीसीज में टूट जाना। ध्यान से देखो, ये एक स्पायरोगायरा फिलामेंट है। जब ये जवान होगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद क्या होगा? मैच्योर होने के बाद मैम इसके पीसेस हो जाते हैं। हाँ जी, मैच्योर होने के बाद स्पायरोगायरा फिलामेंट के पीसेस हो जाना, और फिर कितने पीस बनेंगे देखना जरा, एक पीस, दूसरा पीस और तीसरा पीस। दिख रहा है सबको? और कैसा क्लोरोप्लास्ट है ऐसा? हाँ जी ऋषभ, देखना जरा, समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाओ जल्दी। ये एक स्पायरोगायरा का फिलामेंट है, इसके टुकड़े हुए, टुकड़े का मतलब फ्रेगमेंट्स हुए। कब हुए फ्रेगमेंट्स? मैम जब कोई भी स्पायरोगायरा फिलामेंट मैच्योर हो जाता है, मैच्योर, जवान, फुल्ली मैच्योर, तो ये अपने आप अपने टुकड़े कर लेता है, अपने आप इसके टुकड़े होने होने। और फिर क्या होता है फाइनली मैम? फिर ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, कितने फ्रेगमेंट बने हैं देखना जरा मैम, 3 टुकड़े हुए हैं, 1 2 और 3, 3 फ्रेगमेंट बने हैं इस स्पायरोगायरा के। इसका मतलब बताना इससे कितने इंडिविजुअल बन जाएंगे? मैम इससे 3 इंडिविजुअल बन जाएंगे। ये पूरा का पूरा स्पायरोगायरा बना देगा, ये वाला पीस भी पूरा स्पायरोगायरा बना देगा, और ये तीसरे वाला पीस भी पूरा का पूरा स्पायरोगायरा बना देगा। ये होता है यहां पे, ठीक है? तो ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है मैच्योर होने पे कोई ऑर्गेनिज्म अपने टुकड़े कर ले, और वो टुकड़े क्या है? वो हर एक पीस जो है वो क्या कर ले? वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखो, अगर किसी स्पायरोगायरा फिलामेंट के 3 पीस हुए ना, 1 2 3, तो तीनों ने क्या किया है? 3 न्यू इंडिविजुअल्स बन गए हैं, 3 न्यू इंडिविजुअल्स। ये फ्रेगमेंटेशन है। जवान होने के बाद अपने टुकड़े कर लो और तुम रिप्रोड्यूस कर रहे हो, साथ ही साथ तुम जितने पीस बना रहे हो उतने ही तुम्हारे क्या हो रहे हैं? उतने ही नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। सारी बातें इंपॉर्टेंट है। स्पायरोगायरा के पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है? तुम्हें आ सकता है कि ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन पॉन्ड और लेक, बताओ कौन है? तो स्पायरोगायरा है। क्या टिश्यू मिलेगी? कोई टिश्यू नहीं मिलती, यहाँ डायग्राम देख के ही पता चल रहा है। सारी सेल है और सारी सेल एक जैसी हैं। हाँ जी, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है? मल्टी ये दिख रहा है मैम, एक सेल थोड़ी ना है, देखो कितनी सारी सेल है। एक सेल तो हमने कल बनाई थी, अमीबा की एक सेल, एक वो स्टाइलिश सी सेल लिशमानिया की बनाई थी हमने, वो एक सेल थी। यहाँ एक सेल थोड़ी ना, ये तो बहुत सारी सेल है। देखो ये पूरा इस तरीके से बड़ा फिलामेंट होगा। जितने टुकड़े, लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो जल्दी, फिर नेक्स्ट उस पर चलते हैं। डायग्राम ही नहीं बनाया अभी तक, बनाओ जल्दी, ये बनाओ। ये यही तो है सेम, ये यही तो है। तो ये स्पायरोगायरा फिलामेंट है, मैच्योरेशन पे इसके टुकड़े हो गए, पीसेस हो गए 3, और तीनों पीस ने क्या बना दिए? 3 नए इंडिविजुअल्स बना दिए। कोई सा डायग्राम बना लो, दोनों सेम है। इनको साफ देखना है, इनको इससे समस्या है। इसको मैं बड़ा करूंगी तो ये इससे ओवरलैप कर जाएगा। चल मैं करके देखती हूँ। तुम्हें दिक्कत होगी अब। इसकी थ्योरी को, टेक्स्ट को सिलेक्ट, चलो कर लो। दिख रही है? ये तो अच्छा था, यही बनाओ। अगर मैं डायग्राम पेस्ट ना करती तो तुम क्या करते? जल्दी जल्दी बनाओ, इतना टाइम नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लग रहा है 10-12 लेक्चर निकाल दोगे तुम तो, जिस स्पीड से पढ़ रहे हो। तो जो बातें बताई जा रही हैं, जो इंडिविजुअल है वो ये ध्यान रखना है। फिजन किस में देखने के लिए मिलता है? एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या क्वेश्चन आता है? 6 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में से 3 देता है वो लिखने के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, अक्सर। और एमसीक्यू तो तुम्हें पता है, एग्जाम्पल्स आएंगे एनसीईआरटी के। बाइनरी फिजन, अमीबा, बैक्टीरिया। मल्टीपल फिजन, हाँ जी, मल्टीपल फिजन किस में देखने के लिए मिलता है? प्लाज्मोडियम। और बाइनरी फिजन वो किस में देखने के लिए मिलता है? जिसमें एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में डिवीजन होती है, लिशमानिया, है ना? अमीबा में कहीं से भी हो जाएगी। स्पायरोगायरा में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? फ्रेगमेंटेशन। मैच्योर होने के बाद एक फिलामेंट अपने पीसेस कर लेता है खुद से ही, ठीक है? और हर एक पीस से क्या बनेगा? हर एक पीस से बन जाएगा एक नया इंडिविजुअल। ये बिल्कुल तीनों ऐसे ही होंगे जैसे ये है, ठीक है? ये पेरेंट
बोल सकते हैं उसको, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट सेल नहीं बोलोगे, ये पेरेंट फिलामेंट है। स्पायरोगायरा, पेरेंट फिलामेंट, और ये 3 नए डॉटर फिलामेंट्स बन गए हैं। लिखो जरा, फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन लिखिए, लिखो, इट इज द प्रोसेस इन विच, इट इज द प्रोसेस इन विच it is the process in which a parent individual or filament break down into pieces, break down into fragments और pieces, fragmentation नाम यहीं से आया है क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स में टूटता है, फ्रेगमेंट्स और पीसेस अपॉन मैचुरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक और पढ़ेंगे भी रीजनरेशन, वो इसी के जैसा दिखता है बट उसमें डिफरेंस है, उसमें एक्सीडेंटल कट होगा तो होता है, यहाँ पे खुद ही अपने टुकड़े कर लेता है मैचुरेशन के बाद। ईच फ्रेगमेंट और पीस ग्रोज इनटू, ईच फ्रेगमेंट और पीस ग्रोज इनटू न्यू स्पायरोगायरा। अगर स्पायरोगायरा के फिलामेंट होंगे तो स्पायरोगायरा का ही बनेगा, न्यू स्पायरोगायरा या फिर फिलामेंट या फिर इंडिविजुअल, कुछ भी लिख लो। तो स्पायरोगायरा इसलिए लिखा क्योंकि स्पायरोगायरा का एग्जांपल है, ईच फ्रेगमेंट और पीस ग्रोज इनटू न्यू फिलामेंट। ठीक है, जितने पीस बनेंगे हर एक पीस से क्या बनेगा, हर एक पीस से बनेगा मैम एक नया इंडिविजुअल। तो डिपेंड करेगा कितने टुकड़े होंगे, जितने टुकड़े होंगे उतने ही नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा मोड है ना, देखो कैसी कितनी आसानी से रिप्रोडक्शन हो रही है। इसमें बस इतना ही पढ़ना है। स्पायरोगायरा की थोड़ी बातें पता होनी चाहिए कि ग्रीन है, फिलामेंटस है, मल्टी सेलुलर है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूज नहीं है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, टिश्यू नहीं है, क्योंकि अभी ये एनसीईआरटी का एक सवाल है, अभी मैं करा रही हूं तुम्हें, वो तुमसे एग्जाम में पूछता है कि ये भी मल्टी सेलुलर है लेकिन इसकी बॉडी सिंपल है, इसमें टिश्यूज नहीं है। वो तुमसे ये पूछता है कि सारे के सारे जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसी की तरह मल्टी सेलुलर है जो, उनमें ऐसे डिवीजन क्यों नहीं होता। जैसे तुम लोग क्या हो, हाँ जी हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है ना, तो हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि रिप्रोडक्शन हो जाए ऐसी। हाँ जी, ये सवाल आता है बोर्ड में, छोटे छोटे सवाल हैं, सब सवाल की फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा ये सवाल की फॉर्म में ये पॉइंट्स याद करने ठीक है, कर लोगे। सवाल ये है कि जैसे ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल टू सेल डिवीजन हो गया, एक फिलामेंट था उसने अपने पीसेस करे, जितने पीस बने उतने ही नए इंडिविजुअल बन गए। तो वो ये कह रहा है कि हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं हो जाता। हाँ जी, वाई मैनी कॉम्प्लेक्स कर लेना बस यहाँ, वाई मैनी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। ये सवाल पूछता है कि बताओ हम जैसे या और भी हायर प्लांट्स है जो मल्टी सेलुलर है, उनके अंदर ऐसा डिवीजन क्यों नहीं होता है। हाँ जी बताइए जरा। पहली इंपॉर्टेंट चीज मैम, स्पायरोगायरा जो है ना, स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर तो है लेकिन उसकी सारी सेल एक जैसी हैं, क्या हमारे अंदर ऐसा है, हमारे अंदर ऐसा नहीं है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, हम ऐसे ही रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल नहीं है, हमारे अंदर सारी सेल सेम नहीं है। पहला रीजन ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल टू सेल डिवीजन नहीं होता, सेल बाय सेल डिवीजन नहीं हो सकता जैसे स्पायरोगायरा में हुआ है। क्यों, क्योंकि पहली इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सारी सेल्स अलग अलग है। जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनमें कैसी सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये ऐसे लिखो तुम पूरा लिखना, इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पहला रीजन ये है, इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्वेश्चन लिखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं। ऑल सेल्स आर नॉट सेम, ऑल सेल्स आर नॉट सेम। स्पायरोगायरा के अंदर क्या था, स्पायरोगायरा के अंदर तो मैम सारी की सारी सेल सेम है, तो यहां तो हो गया फ्रेगमेंटेशन, लेकिन हमारे अंदर नहीं हो सकता ऐसा। दूसरा रीजन ये है बच्चों, हमारे अंदर क्या होता है तुम्हें पता है, सेल जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, और टिश्यूज जुड़ जुड़ के क्या बनाती हैं, ऑर्गन, ऑर्गन जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है मैम, पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो भैया जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना बच्चों,
जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये पैटर्न है। तो बताना जरा कहां से बन जाओगे तुम, कहां से कोई कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पायरोगायरा की तरह फ्रेगमेंटेशन से रीजनरेट कर जाएगा? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैम हमारे अंदर तो इतने टाइप के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, अपनी बात कर लो, तुम हायर प्लांट्स की बात कर लो, तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा तुम पॉइंट की फॉर्म में लिखना, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा रही हूं इसको लिख लो। पहला रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पायरोगायरा की तरह रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी सेल्स सेम नहीं है, उनकी सारी सेल्स डिफरेंट है। तो जब सारी सेल डिफरेंट है इसका मतलब किसका कुछ काम हुआ, किसी का कुछ काम हुआ, किसी का कुछ काम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल है मैम, हमारे अंदर टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, तो हम ऐसे रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। एक लाइन लिखो इसके बारे में, लिखो डिफरेंट ऑर्गन्स आर प्लेस्ड, ये लिखने के बाद लिखना ये पूरा पैटर्न। Different organ systems are placed at definite positions in the body. Different organ systems are placed. Different organ systems are placed at definite position in the body. At definite position in the body. Full stop लगा लिखो। In such a situation, organism cannot reproduce by cell to cell division. In such a situation, organism cannot reproduce या grow by cell to cell division. Cell to cell division. सेल टू सेल डिवीजन। तीसरा पॉइंट लिखो, फिर सेल टू सेल नहीं होगा तो क्या होगा, लिखो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बताना जरा कैसे होती है मैम? हमारे अंदर तो एक सिस्टम है प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बताना जरा कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मैम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, फीमेल अलग है। प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में तुम्हें पता है रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, फ्लावर, तो अलग से ही एक सिस्टम बना रखा है, हमारे अंदर हो ही नहीं सकता। जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनके अंदर सेल टू सेल डिवीजन हो ही नहीं सकता। ये सारी मुसीबतें हैं। क्यों? स्पायरोगायरा के अंदर सारी सेल एक जैसी हैं, हमारे अंदर सारी सेल एक जैसी नहीं है। हम टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये सब बनाते हैं तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे अंदर जो है एक अलग से एक मैकेनिज्म है। लिखो, इसी को एक्सप्लेन करो आगे। ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लिखो, there are specific cells which are involved in reproduction. There are specific cells which are involved in reproduction. There are specific cells which are involved in reproduction. तो ये ध्यान रखने, ये बहुत छोटे छोटे से सवाल है, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। रिफ्लेक्स एक्शंस की क्या जरूरत है, इतने एडवांस हो गए हैं, ब्रेन दिया है तो रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जो तो 5 नंबर में, कहीं 3 नंबर के सवाल में मिल जाएंगे। हाँ जी, क्यों हमारे अंदर सेल बाय सेल डिवीजन नहीं होती है, सेल टू सेल डिवीजन नहीं होती? क्योंकि मैम हमारी सेल जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सभी सिंपल नहीं होते हैं, सारी सेल्स अलग अलग टाइप की हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं वो सिर्फ सेल्स की फॉर्म में है, वो क्या बनाती हैं, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। इसीलिए मैम जो कॉम्प्लेक्स होती है ना सेल्स, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अंदर एक अलग से सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्लांट्स में भी देख लो, फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। हमारे अंदर तुम्हें पता ही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अलग है, फीमेल अलग है, तो हम ऐसे थोड़ी ना कर देंगे सेल टू सेल डिवीजन, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, एक एक दो दो भी ध्यान रखोगे तो तुम्हें सही रहेगा। आओ जरा, हाँ जी, नेक्स्ट मॉडल रीजनरेशन। अब ध्यान से सुनो, ये इससे कैसे अलग है, बनाओ जरा। पहले तो एग्जाम्पल लिखो कि कौन सा एग्जाम्पल मैम इसमें हमें लर्न करना है। हाँ जी, 2 एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया, ये एक फ्लैट वर्म है, पत्ते जैसे होते हैं बिल्कुल, दोनों तरफ से फ्लैट रोटी की तरह। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें याद करना है, हाइड्रा।
एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ही याद करने हैं, बाहर से कुछ भी याद नहीं करना है। बाइनरी फिजन में अमीबा, लिश्मानिया, बैक्टीरिया। मल्टीपल फिजन में कौन है? प्लाज्मोडियम। फ्रेगमेंटेशन में सिर्फ स्पायरोगायरा पढ़ना है। रीजनरेशन में कौन पढ़ना है बच्चों? रीजनरेशन में मैम पढ़ना है प्लेनेरिया और हाइड्रा। हाइड्रा भी एक और में आएगा, बडिंग में, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल्स हैं बस वही याद करो। एग्जाम्पल तो इनमें तुम क्या है 20-20 एग्जाम्पल लिख लो, तो डॉक्टर बनेंगे वो पढ़ेंगे 11th क्लास 12th में जाके। कहीं कहीं एग्जाम्पल, उनको सिर्फ एग्जाम्पल पे ही सवाल आता है, करो याद 20 के 20। वो पढ़ना सब कुछ ही पड़ता है, कीड़े से शुरुआत करनी पड़ती है। कीड़े भी तो घुसते हैं ह्यूमंस के अंदर कीड़े नहीं घुसते लुल्लू, एग्जैक्टली लुल्लू। अभी नहीं कर रहे होंगे लुल्लू तो बहुत पानी में बारिश के। आ जाओ जरा, ये कौन भाई साहब है? ये है प्लेनेरिया। ध्यान से सुनो, इसका सर ऐसा ही बनाना है। प्लेनेरिया की खास बात होती है इसकी हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी है पूरे एनिमल किंगडम में। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। प्लेनेरिया के पास एक शक्ति है कि तुम जितने इसके पीस करोगे ना, ये उतने ही नए इंडिविजुअल्स को बनाता है। तुम्हारा मन कर रहा है मैं तो आज जाके ना जंगल में पानी में प्लेनेरिया को काटूंगा, मैं 100 टुकड़े कर दूंगा उसके, मैं पूरा गुस्सा उसी पे उतार दूंगा, 100 नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो इसको कहते हैं हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी इसी की है। जितने टुकड़े करोगे उतने ही नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। ध्यान सुनो, प्लेनेरिया का सर कैसा लग रहा है? डायग्राम में तुम्हें सर इसका ऐसा ही बनाना है। इसका हेड जो है वो ट्रायंगुलर होता है। बनाओ मेरे साथ एक छुटकू सा डायग्राम बनाओ। हाँ जी बनाइए जल्दी। ये प्लेनेरिया है, इसका जो हेड है वो हल्का सा ट्रायंगुलर होता है, 2 आंखें होती हैं, आई स्पॉट्स, ऐसी शक्ल होती है। ये प्लेनेरिया है। बनाओ जल्दी, फिर कहोगे छूट गया हमारा। हाइड्रा भी बना सकते हो बट प्लेनेरिया ही वो पूछता है ज्यादातर एग्जाम्स में, यही बनाने में आसान भी रहता है। हाँ जी, हम आंखें आई स्पॉट्स हैं, आंखें जैसी हैं आई स्पॉट्स, ठीक है भाई। 3 टुकड़े करे मैंने इसके, 1, 2 और 3। बनाओ जरा, कितने पीस होंगे? मैम ऑफ कोर्स 3 ही होंगे। अब ये कान नहीं है, कभी सोचो ये कान है क्या? हेड जो है वो ट्रायंगुलर होता है यहां पे, ये हेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हल्का सा ट्रायंगुलर है, इसलिए ऐसे ही बनाना है। और ये आई स्पॉट्स हैं, 3 टुकड़े किए हैं तुमने इसके, ये लो हो गए। अब क्या होगा? इसके पास थोड़ी सी, देखो एनसीईआरटी ने यहां पर एक टर्म यूज करी हुई स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो हमें बहुत फोकस होकर इन चीजों को पढ़ना है, क्योंकि आंसर की में देखो वही चीज दी रहती है। जो चेक करने वाला एग्जामिनर उसको आंसर की एनसीईआरटी से बन के देती है, तो वो तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुमने वही आंसर लिखा हो। वैसे लिखने को तुम यहाँ रीजनरेटिव सेल्स भी लिख सकते हो, बट एनसीईआरटी कहती है स्पेशलाइज्ड सेल्स है। ध्यान से सुनो, ये जितने टुकड़े हैं ना, वो ये कह रहा है कि यहाँ प्लेनेरिया की बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो बार बार डिवाइड करके ऑर्गन और ऑर्गन से वो बनाती हैं टिश्यूज। ये कौन सी सेल्स इसने बता रखे हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो तुम्हें यही ध्यान रखना है। लिखने का तो तुम कुछ और भी लिख सकते हो। इसका मतलब एक प्लेनेरिया के जब तुमने टुकड़े किए हैं तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये बनाती हैं डिवाइड कर करके मास ऑफ सेल, और ये जो मास ऑफ सेल होता है ये जन्म देता है नए टिश्यूज और ऑर्गन्स को। अभी मैं ये थ्योरी में लिखवा दूंगी, तुम सिर्फ यहां पर मार्क करना स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, डायग्राम पूरा प्रॉपर तरीके से बनाना है जैसे वो वाला बना हुआ है। अब जो हेड वाला पार्ट है, मैं देखो तीनों अलग अलग बना रही हूं बच्चों। जो हेड वाला पार्ट है ये इसको कौन से पार्ट को बनाने की जरूरत है बताना जरा। मैम हेड वाला पार्ट जो है वो बनाएगा नीचे वाला पूरा पार्ट। बनाओ जरा, ये लो, इसने पूरे के पूरे नीचे वाले पार्ट को रीजनरेट कर दिया, क्योंकि इस पार्ट के पास सिर्फ क्या था? इसके पास सिर्फ हेड था। तो येलो कलर का हेड वही है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है रेड वाला वो इसने रीजनरेट कर लिया है। लो जी, ठीक है, एक ये बन गया। अब बीच वाले पीस के पास क्या था? मैम बीच वाला जो पीस है उसके पास था, तुम ऐसे बनाना जैसे वो दिया हुआ है। बीच वाले पीस के पास क्या था? मैम इसके पास तो सिर्फ ये मिडिल बॉडी टाइप की थी। तो ये क्या बनाएगा? मैम ये ऊपर वाला पोर्शन भी बनाएगा, हेड वाला रीजन, और मैम ये नीचे वाला भी ग्रो करेगा। तो ये देखो, इसका मतलब जो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है ना, जो लॉस्ट पार्ट्स हैं उनको रीजनरेट करवाता है ये, ठीक है। तीसरे वाले के पास क्या है? तीसरे वाले के पास तो सिर्फ मैम नीचे वाला पोर्शन है ये इस तरीके से, और जो इसके पास सेल्स होंगी वो क्या करेंगी? मैम वो रीजनरेट कर देंगी पूरी की पूरी अपर बॉडी को इसकी।
तो इसका हेड ऐसा ही बनाना है, इसका हेड जो है वो ट्रायंगुलर होता है। इसका मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे पास कितने प्लेन एरिया हो गए? अल्टीमेटली मैम हमारे पास हो गए हैं 3 प्लेन एरिया। जितने टुकड़े करोगे इसी को कहते हैं रीजनरेशन। लेकिन यहां पर ये है कि देखो ये प्लेन एरिया खुद से अपने टुकड़े नहीं करता, इसको एक्सीडेंटल कट लगते हैं, गलती से बाय चांस एक्सीडेंटल कट है ये सारे। पानी में कोई मछुआरा था, वो कुछ कर रहा था, है ना, कुछ चाबुक चला रहा था, वो कट गया ये गलती से उससे, तो तब इसके पीस हो जाएंगे। बहुत छोटा सा एनिमल होता है, फ्लैट वर्म होता है, बिल्कुल पत्ते जैसा, दोनों तरफ से फ्लैट होता है बिल्कुल, है। हाँ एनिमल है। बैक्टीरिया लिखवा रखा है, वो देखा नहीं, क्लासिफिकेशन में लिखवाया था। क्या है ये, कौन से किंगडम में लिखवाया था? हाइड्रा और प्लेनेरिया, एनिमल, इसीलिए शुरू में ही बता दिया था। बहुत छोटा सा होता है, 15 mm के करीब। ऐसे ही हाइड्रा भी बहुत छोटा सा है, मिलते पानी में है। लिखवाया था ना, ये जानवर है, कभी ने पेड़ लिखा हुआ, इसलिए पहले ही बता दिया था कि ये बेसिक बेसिक जो है याद कर लो। अब जो बायो लेते हैं फिर वो तो पता नहीं कितने नाम पढ़ते हैं, उनकी तो जिंदगी नाम में निकल जाती है सारी। ठीक है, तो ये हुआ है भाई के साथ। इसका मतलब कितने प्लेनेरिया बन गए? 3, 6, किसके 6 थे? तीन नए बने, वो तो कट गया, पेरेंट तो गया। इसमें भी पेरेंट का खात्मा है, जितने टुकड़े करोगे उतने बना देंगे। 6 क्यों बना देंगे? तो इनके टुकड़े कितने होंगे वो डिसाइड करेगा ना, कितने बना देंगे। मान लो तुमने इसके 50 टुकड़े कर दिए तो ये 50 बनाएगा नहीं। अरे वो तो एक्सीडेंटल कट है, ये डिसाइड थोड़ी ना करेगा 1 2 3। एक टुकड़ा हुआ तो 2 बनेंगे, चूरा होगा तो भी वो रीजनरेट करेगा। यही तो खास बात है भाई की। नहीं नहीं, अब भाई पूरी दुनिया में एक ही काम है क्या इनके टुकड़े करने का? बाय चांस की बात बता रहे हैं। हाँ जी बन गया, चलो लिखो। क्या नहीं भाई, पानी में रहे, पानी में गाड़ी कौन चलावे? कट लगे, कट कट कट। और मैम अगर कट ना लगा, देखो इसको कहते हैं कि रीजनरेशन एक कोई मोड नहीं है, एक्चुअल मोड नहीं है रिप्रोडक्शन का। ये सवाल भी आता है कि वाई रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। इसको मानते नहीं रिप्रोडक्शन, इसको लिखा हुआ है इन्होंने एसेक्सुअल में, बट इसको मानते नहीं। क्यों भाई? कोई बंदा रिप्रोड्यूस होने के लिए कटने पे डिपेंड करता है, करेगा क्या? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, दे आर चालाक। कटे तो कटे, नहीं कटे तो दूसरा रिप्रोडक्शन का मोड है। अगर कटा नहीं तो एज नहीं मुझे पता कितनी होगी, बट करेगा सर्वाइव जितना करेगा। फ्लैट वर्म है, होगी कम से कम, क्या ऐसे गैस करूं, सालों में तो होगी कुछ, ठीक है, क्योंकि फ्लैट वर्म है ना, जानवर है। अब ध्यान से सुनो, अब इसका अगर कट गया तो ऐसे रिप्रोड्यूस करता है, नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सब कुछ है भाई के पास, टेस्टिस ओवरी सब होती है इनके पास, मेल फीमेल सब कुछ है, ठीक है। मेल फीमेल नहीं, ये इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों होती हैं। वाह, ये तो ना पता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ जल्दी। ये है, ये कौन सा मोड है? क्या है ये? फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है? देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फ्रेगमेंटेशन में मैच्योर होने के बाद ऑर्गेनिज्म खुद अपने टुकड़े करता है, जो पढ़ के आए पीछे। मैच्योर होगा खुद कटेगा। यहां पे क्या है? यहां दूसरा काटेगा। यहां पे खुद नहीं कट सकता कि खुद मैच्योर हो गए अपने टुकड़े कर ले, नहीं, ये एक्सीडेंटल कट है। बाय चांस अगर कटा तो रिप्रोड्यूस करेगा, नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर टेस्टिस ओवरी दोनों होती हैं। हाँ जी, जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल अलग फीमेल अलग है ना, इनका नहीं है ऐसा। एनिमल्स में मेरे ख्याल से राउंड वर्म्स के बाद जाके आती है ये चीज कि मेल अलग फीमेल अलग एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो चलो, तुम्हें तो खैर से क्या ही करना है, लिखो। इसके पास दोनों है भाई के। हाँ जी लिखो जरा। इफ द इंडिविजुअल is somehow cut or broken into pieces, if an individual is somehow cut or broken into pieces, then each piece will grow into new complete organism.
कंप्लीट बनेगा, ये नहीं कि आधा अधूरा, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लंगड़ा लूंजा टाइप का नहीं बनेगा, पूरा पूरा बनेगा स्मार्टी। ठीक है, हाँ जी। अब लिखो कौन सी सेल्स होती हैं, सेल्स आर इंपॉर्टेंट। एक लाइन और लिख लो इसमें, दिस एबिलिटी of a fully differentiated organism, this ability of a fully differentiated organism to give rise to new individuals, to give rise to new individuals, the ability of a fully differentiated, the ability of a fully differentiated organism to give rise to new individuals from their body parts, is called regeneration, is called regeneration। किस किस में देखने के लिए मिलता है वो पहले ही बता दिया। हाँ जी, कौन कौन है? दो, प्लेनेरिया और हाइड्रा। अब सेल्स के बारे में लिखो, क्योंकि सेल्स पे भी सवाल पूछा जाता है। लिखो कौन कौन सी सेल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसको अंडरलाइन कर लेना, कई बार नाम भूल जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, तुम यही नाम लिखना। Regeneration is carried out by using specialized cells. These cells after cell division form mass of cell. These cells after cell division form mass of cell. These cells further group up to form different tissues and organs. These cells further group up to form different tissues and organs. These changes takes place in an organized sequence. These changes takes place in an organized sequence referred as development. Sequence क्या लिखा है? These events takes place in a organized, क्या लिखा है? सीक्वेंस रेफर्ड एज डेवलपमेंट। इसको डेवलपमेंट कहते हैं, ध्यान से सुन लो, दोबारा बता रही हूं एक बार। एक ऑर्गेनिज्म के टुकड़े होने के बाद तुम्हें पता है उसकी बॉडी में कौन सी सेल्स हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल क्या करती है मैम? बार बार सेल डिवीजन करती हैं। सेल डिवीजन करने के बाद क्या बनेगा? ऑफ कोर्स, हाँ जी बताना जरा। यहां अगर सेल डिवीजन होगी तो क्या बनेगा? मास ऑफ सेल नहीं बनेगा। ये बहुत सारी सेल बनती चली जाएंगी इस तरीके से। अब जब ये मास ऑफ सेल बनेगा तो ये मास ऑफ सेल क्या बनाता है मैम? ये अलग अलग टाइप की टिश्यूज और ऑर्गन्स को जन्म देता है। इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। ये डेवलपमेंट है, ये स्टेप ध्यान से सुनो। टुकड़े हुए कौन सी सेल्स हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये सेल इस तरीके से सेल डिवीजन करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, और नंबर इंक्रीज करने के बाद ये अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज में कन्वर्ट होंगी। ऐसा नहीं कि सारी सेल एक जैसी है, नहीं, फ्री ग्रुप अप होंगी कि अच्छा तू ये वाली टिश्यू बना ले, तू ये वाली टिश्यू बना ले, तू ये वाली टिश्यू बन जा, तू ये वाली टिश्यू, तो ये अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स बन जाएंगे। इसको डेवलपमेंट कहते हैं। ये क्या है? ये डेवलपमेंट हो गई है। और क्या बन गया है साथ ही साथ मैम? साथ ही साथ बन गया एक नया प्लेनेरिया। सब में यही होगा। ये क्या करेगा भाई? इसमें मैम यहां सेल्स हैं, ये नीचे वाली सेल डिवाइड करके नीचे वाला पार्ट बना देंगी। इस तरीके से जो ऑर्गन्स होंगी वो टिश्यूज बन जाएंगी। ठीक है, यहां भी क्या होगा? यहां भी बहुत सारी सेल्स हैं, यहां भी मैम अलग ऑर्गन्स और अलग टिश्यूज बन जाएंगे। तो तुम्हें कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं कि यहां स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम हमें लिखना है और इसको डेवलपमेंट बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट ये कह रहा है, एनसीईआरटी कह रही है कि भाई जो ये रीजनरेशन है हमारा, इसको कोई रिप्रोडक्शन का मोड नहीं मानते हैं, ज्यादा अच्छा मोड नहीं है। क्यों
भाई ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है जो कटने पे डिपेंड कर रहा है? कटेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा, इसलिए नहीं मानते। लिखो इसका आंसर, क्योंकि कट पे डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए ये कोई मोड नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लिखो, इट इज नॉट द सेम, या रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। ये सारे सवाल हैं बोर्ड्स के, एक एक दो दो नंबर में कहीं कोने कोने में दिए होंगे, और यही तुम्हें फिर वहां पे तुम्हारा मोटिवेशन डाउन करेंगे पेपर में। हाई ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो मोरल हाई करने के लिए सब कुछ लिखो नोट्स में अपने, और सब कुछ पढ़ो और सब कुछ ध्यान रखो कि अच्छा ये ध्यान रखना है। रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन बिकॉज most organisms are not normally because most organisms are not depend on being cut to reproduce. Because most organisms are not depend on being cut to reproduce. रिप्रोड्यूस करने के लिए कटने पे कौन डिपेंड करता है भाई? रिप्रोड्यूस करना है तो बस कर लो ना, सेल्स हैं, रिप्रोड्यूस करवाओ में, ठीक है। तो इसलिए इसको मानते हैं ऐसा कि कट गए और रिप्रोड्यूस हो गए। वाह 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 वाह, ठीक है। तो सही बात नहीं है इसकी, ये रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है। अब आ जाओ अगले मोड पे। हाँ जी, एग्जाम्पल्स याद हो गए? बताना जरा ऋषभ, बाइनरी फ्यूजन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? अमीबा, लिश्मानिया, क्या डिफरेंस है दोनों के बाइनरी फ्यूजन में? मैम अमीबा की कोई शेप नहीं है, कहीं से भी डिवाइड कर लेंगे इसको, बस न्यूक्लियस डिवाइड, सेल भी डिवाइड कहीं से भी। लेकिन लिश्मानिया की क्या खास बात है? मैम इसके पास एक वो है चापुक जैसा स्ट्रक्चर, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे थे, फ्लैजिला, ठीक है। इसकी वजह से मैम उसको एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन से ही उसके दो टुकड़े हो सकते हैं बराबर। हाँ जी, मल्टीपल फ्यूजन किसमें है कांची? प्लाज्मोडियम, ठीक है। कौन सी बीमारी करता है प्लाज्मोडियम? मलेरिया। और वो कौन सी कर रहा है लिश्मानिया? काला अजहर, ठीक है। और क्या पढ़ा है? स्पाइरोगायरा का फिलामेंट कैसा होता है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर है सारी सेल, लेकिन एक जैसी हैं, सारी सेल एक जैसी हैं। हाँ जी, रीजनरेशन किस किस में देखने के लिए मिल रहा है? प्लेनेरिया और हाइड्रा। एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाओ बडिंग पे। बडिंग के तुम्हें दो एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ईस्ट और हाइड्रा, बस। सुन रहे हो? बस 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 दो ही एग्जाम्पल याद करने। चलो डायग्राम बनाओ दोनों का, आओ जरा। हाइड्रा कैसा होता है? बहुत छुटकू टाइप का होता है, पानी में होता है, फ्रेश वाटर पानी में। बनाओ जरा। अब इसकी बॉडी को ना कुछ ज्यादा ही मोटा ताजा दिखा रखा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसके टेंटेकल्स होते ही है, ये बाल बाल लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये टेंटेकल्स हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं इसकी प्रेडेटर से बचने के लिए। कोई आके इसे टच करता है ना, बस पछताता ही रहता है फिर। इसमें बहुत खतरनाक सेल्स होती हैं इनकी टेंटेकल्स के पास। बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो शरण लेती हैं इनके चरणों में कि हमें बचा लो महाराज, ठीक है। इसके आसपास इधर उधर घूमती रहती हैं। इसके टेंटेकल्स में ना वो होती हैं पॉइजनस सेल्स, अगर हल्का सा भी कोई टच कर देगा ना, ये तुरंत अपना स्टिंग फेंक के मारती है और उसको कैप्चर कर लेती है प्रे को, ठीक है। तो इसकी पूरी कहानी है, बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन चलो अब तो हम इसको वैसे पढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्या होता है मैम? यहां पर देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि यहां पर इसकी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं और वो हल्की सी आउटग्रोथ बनाना शुरू करती हैं। क्या सेल्स का नाम है? सेल्स का नाम है रीजनरेटिव सेल्स, है मैम। रीजनरेटिव सेल्स तो रीजनरेशन में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यहां पर दी हुई है, ध्यान से सुन लो भाई। दुबे सीधा बैठ जा। साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, पता है? उधर मुंह करके बोल रहा है, वहां से टकरा के सीधा मेरे कानों में आ रही है आवाज। आ जाओ, सुन लो बेटा, सुन लो, मैं जो बता रही हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। पेपर में तुम रीजनरेशन में रीजनरेटिव सेल लिख के आओगे, एनसीईआरटी में स्पेशलाइज सेल दिया हुआ वही लिख के आनी, वही आंसर की में होगी एग्जामिनर के पास। तो बस बचने के लिए कर देख लो कुछ चीजें। बडिंग में दी हुई रीजनरेटिव सेल्स कि कुछ स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स होती हैं, वो यहां पर सेल डिवीजन करते करते क्या बनाती है? एक छोटी सी बड बनाती है। हाँ जी, बड क्या होती है मैम? बड एक आउटग्रोथ होती है बेसिकली। क्या कोई भी सेल बना देगी इसको? नहीं, कुछ अलग टाइप की, स्पेशल टाइप की अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है यहाँ पे, वो डिवाइड करने के बाद एक छुटकू सी बड बनाती है। हाँ जी, इसके बाद बताओ क्या होगा?
इसके बाद मैम ये बर्ड बड़ी होगी, बनाओ जल्दी। इस बेचारी बर्ड को हल्का सा बड़ा करो। भाई इसके ये टेंटिकल्स हरे हो गए हैं, 4 से 5 हो गए हैं, लेकिन तुम एक जैसे ही बनाना, टेंटिकल्स का नंबर बढ़ गया है। बर्ड क्या हो गई है मैम? बर्ड जो है वो हल्की सी बड़ी हो गई है अब। हाँ जी, डी अटैच कब होगी बताना जरा इसकी बॉडी में से? मैम जब पूरी की पूरी फुल्ली मैच्योर हो जाएगी। ये एक हाइड्रा, ठीक है, और हाइड्रा का एक और इधर बिल्कुल सेम वर्जन। कौन हंस रहा है? बनाओ जल्दी। हैं? कोई बात नहीं, बता लो तुम्हें जो बताना है। तुम्हें थोड़ी देर में गधा भी लग सकता है, भालू भी लग सकता है। लगने में क्या है? लगने में तो तुम मुझे भी कुछ कह दोगे। इसको क्या लिखूं? बेबी हाइड्रा? इसका नाम बताओ क्या होगा? बेबी हाइड्रा? बताओ इसको क्या बोले? लग रहा है ये प्रणव? बनाओ बनाओ जल्दी। न्यू इंडिविजुअल लिख लो तुम। हाँ जी, फिजन में पेरेंट सेल कहां गई थी? वो तो चली गई थी मैम कहीं। यहां पेरेंट बचेगा, पेरेंट की बॉडी में से डी अटैच हो जाएगी ऐसे। जब एक हाइड्रा फुल्ली मेच्योर हो जाएगा ना, तो ये अलग हो जाता है, बॉडी से डी अटैच हो जाता है, और ये अलग सर्वाइव करता है, पेरेंट भी जिंदा रहता है, लेकिन बेचारे उसमें फिजन में तो पेरेंट ही खत्म हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है इसमें, ये अलग बात है। बाइनरी फिजन में अमीबा और लिश्मानिया, मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम, फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा, रीजनरेशन में प्लेनेरिया और हाइड्रा, बडिंग में हाइड्रा एंड ईस्ट। एग्जाम्पल्स उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही तुम्हारे। बड क्या होती है? बड कुछ नहीं होती मैम, कुछ स्पेशल सेल्स होती है, रीजनरेटिव सेल्स। वो बार बार सेल डिवीजन करके एक आउट ग्रोथ बनाते हैं बॉडी के बाहर। वो आउट ग्रोथ धीरे धीरे ग्रो करती है, और फाइनली वो एक ऐसा रूप धारण कर लेती है। सब कुछ है इसके पास, इसमें भी वही होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे, सब कुछ। ऑर्गन सिस्टम तो शायद नहीं आता, प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होता है, बट इनमें टिश्यूज बन जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, कौन सी सेल कहां दे रखी है बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो जरा डेफिनेशन लिखिए बडिंग की। लिखो, अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, अ बड develops, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division, due to repeated cell division at one specific site, at one specific site. A bud develops as an outgrowth due to repeated cell division, due to repeated cell division at a स्पेसिफिक साइट, या एट वन स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ भी लिख लो, एट अ स्पेसिफिक साइट। दीज बर्ड्स रिपीटेड सेल डिवीजन, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, एट वन स्पेसिफिक साइट। और जिसके नोट्स पूरे नहीं, अपने नोट्स पूरे कर लो। मुझे आधी क्लास से पूरी उम्मीद है, बहुत सारों के नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे। हाँ, कहीं से भी निकल सकती है, नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन एक ही निकलती है एक टाइम पे। निकल तो कहीं से भी सकते हैं, हाँ हाँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी। मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही निकलती है, बट दो भी निकल सकती हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जनरली एक पॉइंट पे निकलती है, ठीक है। जैसे उसमें ईस्ट में तो खतरनाक तरीके से होती है बडिंग। उसमें तो एक एक के बाद दूसरी, दूसरी पे तीसरी, इतनी सारी पूरा बंच बनता रहता है, बड ऑफ होती रहती है फिर अलग से। हाँ जी, लिखिए जरा, क्या लिख रहे थे हम?
लिखो दिस बर्ड, लिखो दिस बर्ड डेवलप्स, दिस बर्ड डेवलप्स into tiny individual, into tiny individual, and when fully mature, and when fully mature, detach from parent body, and when fully mature, detach from parent body and become a new independent individual, and become new independent individual, and become new independent individual. बर्ड बनी, ग्रो होगी और पूरा एक अलग से इंडिविजुअल ही बन जाता है, देखो, और ये इंडिविजुअल डीअटैच हो जाएगा और ये एक नया ऑर्गेनिज्म है अब। हाँ जी, लिखो ऑर्गेनिजम्स यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर बडिंग, ऑर्गेनिजम्स यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर बडिंग। ये कैसी होती है मैम? रीजेनरेटिव सेल जो है ना वो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। अगर आपको ये वर्ड याद हो डिफरेंशिएशन, कहां पढ़ा था 9th क्लास में? क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, मतलब बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट ये बार बार रिपीट हो रहा है। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है वो सेल जिनका काम फिक्स होता है। हाँ जी सुन लो ध्यान से, डिफरेंशिएटेड सेल्स वो होती है जिनका काम फिक्स होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है जिनका काम अभी फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये कुछ भी बना सकती हैं, ये सेल जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाएंगी और टिश्यू अलग अलग काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उनको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब जिनका फंक्शन फिक्स नहीं है। तो तुमसे ये तो कोई नहीं पूछेगा, बट मैंने तुम्हें बता दिया है। यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड बनी, बर्ड ग्रो हुई और बर्ड फुल्ली ग्रो होके डीअटैच होके एक नया इंडिविजुअल बना देती है। हाँ जी आओ जरा, है बेटा डीअटैच वाली क्या बना दो तुम, दो बना दो लास्ट में, दो इंडिविजुअल इसमें बना देते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक, ये कौन है भाई? ईस्ट, ईस्ट पे बनेगी एक बर्ड, बर्ड होगी धीरे धीरे, बनाओ जल्दी, बर्ड हो जाएगी धीरे धीरे बड़ी। अब इसको बड़ी कहां करूं, ये वाली इतनी बड़ी बना दी मैंने, बनाइए जल्दी। ये तो तुमने पहले भी बनाया था शायद एक दिन। ये देखो ठीक है, और इसको कर दो डीअटैच। वैसे बहुत बहुत सारी बनती हैं इसमें। और फाइनली क्या होगा? फाइनली पेरेंट भी जिंदा है, टाइगर जिंदा की तरह है, और ये भी जिंदा है, दोनों जिंदा है। ठीक है, फाइनली दो नया इंडिविजुअल बन गया। एक ये पेरेंट सेल है, पेरेंट भी जिंदा है, और ये है न्यू ईस्ट। एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है? क्या करना है? कैसे होगा? ऐसे ही होगी बेटा, ऐसे यही तो बनेगा, और क्या बर्ड कैसे बनाओगे? रुक जाओ अच्छे से पता लगाते हो भी। पहले मैंने इस पर ना एक जिप फाइल लगा रखी थी, बट वो इसमें पीडीएफ बनाना पड़ता है ना, तो दिक्कत होती है खोलने में। इसका भी करेंगे कुछ इलाज। तो तुम्हें जब ये अच्छा नहीं लग रहा, मैंने सोचा फिर क्या देखना। ये कहना ये चाह रहा है कि इसे चुप नहीं रहा जा रहा। हम्म, 8 मिनट है भाई, चलो 8 बन गया। इसका मतलब जो पुराना वाला है वो भी रहेगा और नया एक एडिशनल बन जाता है। ये देखो ऐसे होती है। 8 मिनट नहीं बेटा, 1.5 घंटे की क्लास है, कौन सी दुनिया में हो। मैं ये कह रही हूं, तुमने कहा कि 1 घंटा हो गया, मैं कह रही हूं उसमें 8 मिनट हो गई, 8 मिनट बची हैं। एक टाइम में बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी, एक टाइम पे एक निकलती रहती है, जो सबसे बुढ़ी होती है वो
निकलती रहती है और आगे वाली फिर बढ़ती रहती है, बहुत सारी बनती है एक टाइम पे इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें बस इतनी बातें पढ़नी थी, आओ जरा, इतना ही बस। क्या होता है, आओ जरा। हाँ जी, क्या मैम मैम की आवाज आ रही है पीछे से? नहीं, सेकंड लास्ट। ये दोनों बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या हुआ इसमें? पेरेंट किस में आ गया? तो बेटा पेरेंट तो इसमें जिंदा ही है ना, इसका पेरेंट जिंदा है। दे आर लकी। फिजन की तरह दे आर नॉट अनलकी कि बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप ही नहीं है। क्या? आओ जरा, स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, अब चुप हो जाओ। वो ब्रेड कौन कौन से रंग की होती है? जब गंद खराब होती है, गंदी बोल रही हूँ, खराब होती है तो क्या होता है? ग्रीन, ब्लैक, येलोइश, रेडिश, कुछ भी होती है मैम, सड़ जाती है बस बिल्कुल। कौन सी बताना, कौन सा कलर, कौन सी वो थी? ईस्ट। राइजोपस मैम एक फंगस है। कैसी फंगस है? ब्रेड मोल्ड कहते हैं उसको। अच्छी फंगस है? अच्छी नहीं है, सड़ाने वाली है। ईस्ट अच्छी है, उससे ब्रेड मिलता है और उससे दारू मिलती है ना? ब्रूअर्स और बेकर्स ईस्ट कहते हैं उसको। आ जाओ बच्चा, ध्यान से सुनो। स्पोर फॉर्मेशन में तुम्हें ये स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। देखो, ब्रेड ऊपर से देखने में तो तुम्हें ऐसी लग रही है सड़ी हुई, और अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो मैम एक स्ट्रक्चर बनता है। चुप हो जाओ, ये दो इधर लड़ रहे हैं, दो इधर बकबक कर रहे हैं, ध्यान सुनो। देखिए कभी, अच्छा फंगस की ग्रोथ किसी चीज पे, रोटी पे या किसी चीज, एक जाल सा रहता है अजीब सा ही, है ना? जाला जाला सा रहता है, बहुत कलरफुल सा। ध्यान से सुनो, जब उस जाले को तुम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हो तो वैसा दिखता है। हाँ जी, फंगस जिस जाले की फॉर्म में ग्रो करती है उसको माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम में क्या होते हैं? बहुत सारे हाइफे। अब हम डायग्राम बना के देखते हैं वो दिखता कैसा है। ये डायग्राम उसी का है, बनाओ जल्दी। इस तरीके से मैम उसके चरणों में बहुत सारी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रूट नहीं होते, राइजोइड्स होते हैं। नहीं, इसको बनाओ। हाँ जी, बड़ा क्यों करना है? बनाओ इसको। वही तो मैडम का बना बढ़ाने लग रहा, बनाओ इसे, बनाओ बेटा। मैं तो वैसे लगा रखे क्योंकि एनसीईआरटी के, अगर तुम्हें आ गया ये चिपका के तो तुम पहचान लो, क्योंकि कई बार तुम इतना अच्छा बना लेते हो कि वो तुम खुद नहीं पहचान पाते, अच्छा ये वही है। लेकिन एनसीईआरटी के इसलिए कई बार डायग्राम समझ में भी तो नहीं आता ना, एनसीईआरटी का बहुत अजीब सा बना होता है। हाँ जी, बनाइए जल्दी। अब ध्यान से सुनो, चुप हो जाओ। मैम इस स्ट्रक्चर में ना दो पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? अच्छे से बनाना डायग्राम। इस पार्ट को मैम कहते हैं हाइफे, और जो ऊपर ये बॉल जैसा पार्ट है इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। ये कल भी पढ़ा था तुमने, अगर तुम्हें याद हो। लेकिन अब मुझे इसमें दो बातें तुम्हें और पढ़ानी है, इसलिए तुम्हें डायग्राम दोबारा से बना के लेबल करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ऊपर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, नीचे जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हाइफा। अब तुम्हें इसकी डिस्क्रिप्शन आती है लिखने के लिए। हाइफा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा है। ये रिप्रोडक्टिव है मैम, नॉन रिप्रोडक्टिव है। ध्यान से सुनो, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसका कुछ लेना देना नहीं है रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन में इस पार्ट का कुछ लेना देना नहीं है। इस पार्ट का सिर्फ काम होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट को होल्ड करके रखना हवा में। हाँ जी, स्पोरेंजिया कैसा स्ट्रक्चर है? ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। ऐसा लगता है जैसे एक डंडी के ऊपर बॉल रखी हो, ठीक है? इस टाइप का स्ट्रक्चर है। कैसा होता है? ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, या दिस इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फंगस। अब इस देखना, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर में क्या भरे हुए हैं? बहुत सारे, इसके अंदर भरे होते हैं बहुत सारे स्पोर्स। अब इसकी एडवांटेजेस बहुत पूछता है वो तुमसे कि स्पोर फॉर्मेशन को अगर कोई ऑर्गेनिज्म एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर रहा है तो क्या फायदा है? फायदा ये है कि हजारों बच्चे होंगे एक टाइम पे, जितने स्पोर उतने बच्चे, तो सबसे ज्यादा बच्चे इसी से पैदा कर सकते हो तुम। जितने भी एसेक्स, तुम नहीं मतलब तुम नहीं मतलब ये ऑर्गेनिजम्स
पता चला मैम हमारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे क्या, ये स्पोर बाहर निकलेंगे और बच्चे ही बच्चे, ठीक है, बच्चे मतलब इनके बच्चे। लिखो जल्दी ये क्या, ये बिंदी है अंदर की, ये फटेंगे स्पोरेंजिया। हाँ तो है, बहुत है, हमें दिखते नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोपिक है। फंगस तो बहुत है, जंगलों में चले जाओ कहीं भी जहां नमी है, हल्का सा टेम्परेचर ठीक ठाक है, हर जगह मिलती है देखने के लिए। आओ चलो, बस यही नहीं कर सकती मैम, ये ध्यान रखना है, ये पूरा लेबल करने को आता है कि बताओ राइजोपस जो है वो किस मोड को यूज करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो तुम्हें लिखना है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये हाइफे, बस कर देव, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो ऊपर है स्पोरेंजिया, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्शन में सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेगा। हाइफे बेचारे कुछ काम नहीं है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में सिर्फ स्पोरेंजियम पार्टिसिपेट करता है, ये पता होना चाहिए। ये कौन सी है, ब्रेड मोल्ड है ये। भाई एनसीईआरटी के एग्जांपल्स टाइम से याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, अगले साल तुम्हें बहुत सारी बातें याद रखनी है, बहुत पढ़ना है 11th 12th में। बायो की बात नहीं है, साइंस तो लोगे, मैथ, मैथ में बहुत कुछ याद करने का है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगी, फिजिक्स के फॉर्मूले भी याद रखने हैं, मैथ में एक से एक फॉर्मूले हैं। कई बार बच्चों को ये लगता है कि बायो ले लेंगे तो मैथ से पीछा छूट जाएगा, जो कि नहीं छूटता। बच्चों को ये लगता है कि मैथ ले लेंगे कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, गलत फहमी है। फिजिक्स में बेटा इतना कुछ होता है, वेक्टर वुक्टर की वैसी हवा उड़ी रहती है, कुछ आसान नहीं है। हमें ये लगता है कि 10th पार करके बस सारी मुसीबतों का समाधान हो जाएगा, मैथ ले लेंगे और बस मजे मजे, पता चलेगा धीरे धीरे। लिखो लिखो, स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, spores are non-motile and they are produced inside the sporangium. Spores are non-motile, spores are non-motile and they are produced inside the स्पोरेंजियम। एक ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्पोर्स हैं अपने वो क्या हैं, जो स्पोर्स हैं वो अपने नॉन मटाइल है, किसके अंदर रहते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर। लिखो दीज स्पोर्स आर कवर्ड बाय, दीज स्पोर्स, हाँ जी जब ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे ना, ये जो स्पोर्स हैं, दीज स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल, दीज स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल। बना दिया मैंने, तुम भी बना लो, दुबे पढ़ना मत, ना ना पढ़ना मत, बस बाकी सारे काम कर तू। अब पढ़ेंगे नहीं और फिर टेस्ट में नानी याद आएगी इनकी। हाँ जी लिखो, स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजियम, ये लिख लिया तुमने। लिखो उसके बाद, दीज स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, these spores are covered by thick walls that protect them until they germinate। अभी आगे बता रही हूँ क्या है जर्मिनेशन का मतलब, until they germinate। जब तक इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, पानी वगैरह वगैरह, ठीक ठाक टेम्परेचर, तब तक ये जर्मिनेट नहीं करते हैं, ये पड़े रहते हैं ऐसे ही, कई साल साल तक पड़े रहते हैं। इसका मतलब फंगस को ग्रोथ तो बहुत आसान है, स्पोर्स बनाती है ये, ठीक है। तो ये बातें पता होनी चाहिए, कौन रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन रिप्रोडक्टिव। ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आता रहता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इसके क्या क्या फायदे हैं, तुम खुद बताओ जरा। पहला फायदा तो यही कि बच्चे ही बच्चे, इतने बच्चे किसी में भी नहीं हुए अभी तक। बाइनरी फिजन में 2, मल्टीपल फिजन में है लेकिन इतने भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ जी, फिर फ्रेगमेंटेशन में कितने टुकड़े कर लोगे यार, रीजनरेशन में कितने पीसेस में कट जाएगा। इसमें तो स्पोर्स इतने, सोचो एक बॉल के अंदर हजारों स्पोर्स होते हैं, और कितनी बॉल्स होंगी ऐसी, मैंने तो सिर्फ 3 ही बनाई हैं। तो इसका मतलब अगर एक हाइफे के जितने बॉल्स है ना, ये स्पोरेंजियम है, ये सारे एक साथ बस्ट हो जाएं तो हजारों बच्चे, है ना, हजारों स्पोर्स रिलीज होंगे, हजारों बच्चे हो सकते हैं। इसका मतलब पहले एडवांटेज ये है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी है,
दूसरी एडवांटेज क्या है मैम, जो ये स्पोर्स होते हैं ना, ये कवर्ड होते हैं थिक वॉल से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर इनको अनफेवरेबल कंडीशंस भी मिलेंगी ना, अगर ये बस्ट हुए, ये स्पोरेंजियम क्या होते हैं, स्पोरेंजियम बस्ट होते हैं, फटते हैं ऐसे, ठीक है, फटे, और ये स्पोर्स रिलीज होंगे दूर दूर, हवा के साथ साथ दूर दूर तक जाते हैं, ये जिंदा रहेंगे कई साल तक, महीनों तक। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर मैम कैसी वॉल है, इनके ऊपर एक मजबूत वॉल है। ये तभी जर्मिनेट करते हैं जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। ये स्पोर, जब इस स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, हाँ जी बताना, एक फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है? एक फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशंस है ठीक ठाक मॉइस्चर का होना और मैम टेम्परेचर का ठीक ठाक होना। जैसे ही ये दो कंडीशंस मिलेंगी ना इन स्पोर्स को, ये तुरंत ये क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे बताना जरा। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? स्पोर जर्मिनेट करके ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएगा, धागे धागे टाइप का। इसको क्या बोल रहे हैं? इसका नाम है माइसीलियम। तो ये दोबारा से एक नई फंगस बना देगा, नया माइसीलियम बना देगा। सुन रहे हो? ये फायदा है। और तीसरा फायदा बताओ जरा क्या होगा? बहुत सारे बच्चे, ठीक है जी, ये इनके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। और बताओ और क्या फायदा है? सोचो कोई तुम्हें लग रहा हो कि ये इसके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है। क्या नहीं होते होंगे? वो कह रही मरते नहीं है, हैं? मर जाएंगे? नहीं नहीं, बताओ। ऐसा कोई नहीं है बायोलॉजी में जो अमर हो। अकबर एंड एंथनी तो मिल जाएंगे, अमर नहीं मिलेगा। जल्दी बताओ। हम्म, वो तो उसके कटने की बात है ना, कटना, तुम काटो मत उसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मरेगा ही मरेगा। हाँ जी बताओ जल्दी, लिखो पहले, ये लिखो। हाँ भी करते हैं लॉन्ग लाइफ, बट लिखो। अ लार्ज नंबर ऑफ, पहले एडवांटेज लिखो, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ये सारे क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स के, अब तुम इनको ढंग से लिखो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ क्या तुम्हारे सेट में आ जाए कुछ पता नहीं, तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारे सेट में ये आने को ये आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लिखो, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम। A large number of spores are produced in one sporangium. That helps to create many individuals at a time. That helps to create many individuals at a time. That helps to create many individuals at a time. बेटा कमेटी होती है, हर साल नई नई कमेटी बनती है, वो लोग बनाते हैं। नहीं नहीं, वहां पे जो टॉप पे बैठे रहते हैं ना, बहुत सारी फैकल्टीज होती हैं। स्कूल वगैरह में भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, अलग अलग, मतलब वो है, कोई एकेडमिशियंस होते हैं स्कूल्स में, वो उनको दे देते हैं। लेकिन देते अच्छे इंस्टीट्यूट्स में ही, ऐसे नहीं कि रुड़की में आ जाएगा, लो जी बना दो। हाँ जी लिखो, स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। हाँ ये सेकंड पॉइंट है, स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल। स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स that protect them until they come in contact with moist surface. Spores are covered by thick walls that protect them until they come in contact with moist surface and begins to grow. तो क्या क्या एडवांटेज होगी? अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाएंगे, पहली एडवांटेज ये है। हाँ जी, दूसरी एडवांटेज क्या है कि मैम जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स के ऊपर कैसी वॉल है? थिक वॉल्ड है। इनके ऊपर होती है थिक वॉल, ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इसका मतलब मैम तब तक ये प्रोटेक्टेड रहेंगे जब तक इनको कोई दूसरा मॉइस्ट सरफेस नहीं मिल जाएगा। जैसे ही मॉइस्ट सरफेस मिलेगा ये क्या करेंगे? ये कर जाएंगे मैम जर्मिनेट। हाँ जी, जर्मिनेशन का क्या मतलब है? जर्मिनेशन का मतलब है मैम जैसे ही मॉइस्चर और वार्म कंडीशंस मिलेंगी तो ये जो स्पोर है ये डेवलप कर जाएंगे। किसमें? ये स्पोर्स मैम डेवलप कर जाते हैं एक नए माइसीलियम में या एक नए इंडिविजुअल में। सुन रहे हो कि नहीं? तीसरा फायदा बताओ।
तीसरा फायदा ये है कि ये बहुत हल्के होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। जो स्पोर्स हैं दे आर वेरी लाइट इन वेट, तो ये उड़ के हवा के साथ कहीं भी जा सकते हैं, दूर दूर तक। अब ध्यान से सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लो एक सड़ी हुई ब्रेड है यहाँ, या कहीं जंगल में कहीं पे भी है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है जंगल में किसी के ऊपर, किसी लकड़ी की वुड है, जो कोई वुड है और मॉइस्ट वुड है बहुत ज़्यादा, देखा ना जंगल में लकड़ी के पीसेस पड़े रहते हैं, उनके ऊपर फंगस ग्रो रहती है। तो मान लो ऐसा कोई पीस है, तो तुम खुद सोचो अगर ये स्पोर्स लाइट वेट ना होते तो ये हवा में मुश्किल ही ऐसा होता कि हवा इनको बहा के अपने साथ ले जाती। तो जैसे ही बहुत सारे स्पोरेंजियम बर्स्ट होते हैं ना, और बहुत सारे, मान लो ये क्लाउड सा बन जाता है पूरा स्पोर्स का, तो हवा के साथ ही लाइट वेट होने की वजह से बहे चले जाते हैं। इसका मतलब जिस सरफेस पे ये पूरा का पूरा स्पोरेंजियम है वहां पर कंपटीशन क्रिएट नहीं होता है, हवा के साथ बह के जाएंगे, कोई उधर उड़ गया, कोई उधर उड़ गया, कोई अलग अलग जगह पे उड़ के ही सेटल हो जाते हैं। जहां जहां मॉइस्चर मिलेगा वहां वहां ये नया माइसीलियम बना देते हैं। इसका मतलब ये कंपटीशन को भी अवॉइड करते हैं। मान लो बहुत सारे बच्चे हो गए और यही जर्मिनेट कर गए, इसी लकड़ी के पीस पे क्या होगा बताना जरा? कंपटीशन हो जाएगा ना, इतना मॉइस्चर नहीं मिलेगा इनको, ना इतना परफेक्ट टेम्परेचर मिल पाएगा। कंपटीशन, तो कंपटीशन को अवॉइड करते हैं ये। लिखो, स्पोर्स बीइंग लाइट वेटेड, स्पोर्स बीइंग लाइट वेटेड, थर्ड एडवांटेज है इसकी, स्पोर्स बीइंग लाइट वेटेड है। पानी क्या? पानी तुम्हें कहां सपने आ रहे पानी के? यहां मैं पढ़ा रही हूं, इन्हें पानी सूझ रहा है अभी। स्पोर्स बीइंग, तुमने क्या बोला है? गला सूखे मेरा सूखे, तुम्हारा क्यों सूख रहा है? तो तुम मत बोलो, तुम अपनी एनर्जी बचा लो। स्पोर्स बीइंग लाइट वेटेड आर एबल टू easily disperse out with the flowing air, and it avoids competition at one place, and it avoid competition at one place. It avoid competition at one place. और किस चीज के चांसेस बढ़ जाएंगे? एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। हाँ जी बोलिए जल्दी, क्या क्या एडवांटेज है? मैम जो स्पोर्स हैं वो बहुत लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड होने के कारण क्या होता है? लाइट वेटेड होने के कारण मैम वो दूर दूर तक चले जाएंगे, तो एक ही सरफेस पे जो है वो कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी, दूसरा फायदा क्या है मैम? स्पोर्स के ऊपर ना एक थिक वॉल रहती है जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। जब तक अगर इन्हें नमी और अच्छा ठीक ठाक टेम्परेचर नहीं मिलता तो ये मरते नहीं है, ये पड़े रहते हैं सालों साल, महीनों महीनों वहीं पे। दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज क्या है? हाँ जी, तीसरा एडवांटेज क्या है? एक टाइम पे मैम बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे बनते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो और चाहिए ही क्या? बच्चे ही तो चाहिए, मिल रहे हैं इसमें बहुत सारे। ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल्स बताना जरा एक बार, बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल्स बताओ। अमीबा लिशमानिया, मल्टीपल फ्यूजन के एग्जाम्पल्स, प्लाज्मोडियम। हाँ जी, स्पोर फॉर्मेशन में कौन कौन है? सिर्फ एक याद कर लेना, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, इनफ। हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन, प्लेनेरिया और हाइड्रा, क्योंकि दो वाले क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। सेल डिवीजन में कौन कौन से हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं और दो बताने हैं, बताना कौन सा आंसर होगा? साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। बता रखे हैं सारे सवाल, जो जो आते हैं दो दो मिक्स करके, तो सारे तुम्हें याद रखने हैं। तो वो यही पूछेगा, बताओ फ्रेगमेंटेशन किन में होती है? तो फ्रेगमेंटेशन में तो प्लेनेरिया और हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन? रीजनरेशन होती है प्लेनेरिया और हाइड्रा में, और बडिंग किस किस में होती है? हाइड्रा और ईस्ट में। कई बार वो ऐसा सवाल भी पूछ लेता है कि बताओ ये वाला मोड और ये वाला मोड, जैसे वो पूछ सकता है तुमसे कि रीजनरेशन और बडिंग कौन सा एक कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो दोनों के अंदर ये वाली चलती है? एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों चलती हैं, बताना जरा कौन सा है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताना है तुम्हें जिसके अंदर बडिंग भी हो और जिसके अंदर रीजनरेशन भी हो।
तो हाइड्रा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तुम्हें रेडी रहना है। आ जाओ लास्ट मोड। हाँ जी, लास्ट मोड कौन सा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है, प्लांट्स में आपको पता है प्लांट में दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है भाई के। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं? पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन किसमें? विच आर इन्वॉल्व इन किसमें? अरे रिप्रोडक्शन। अब यहां पर रिप्रोडक्शन बोले तो क्या बोलना चाह रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली। कौन है भाई वो? मैम वो तो है फ्लावर। प्लांट के ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जैसे कि फ्लावर। अब तुम्हें पता है वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स मैम वो होते हैं विच आर नॉट इन्वॉल्व इन किसमें? रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। कौन कौन से पार्ट है भाई जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते? मैम जैसे कि स्टेम, जैसे कि रूट, जैसे कि लीफ। अब मैम नाम से ही पता चल रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एनिमल्स के अंदर कॉमन नहीं है, कॉमन इन प्लांट्स। कभी एनिमल लिखा हो वहां? हाँ जी, कॉमनली सीन इन प्लांट्स। जानवरों में नहीं होती। जानवरों में नहीं होता कि एक की मुंडी काट के दूसरे पे चिपका दी, है ना? जानवरों में नहीं होता, प्लांट्स में कर देते हैं ऐसा, ग्राफ्टिंग वगैरह, लेयरिंग वगैरह। अब ध्यान से सुनो जरा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है नई प्लांट स्पीशीज का बनना विद द हेल्प ऑफ व्हाट? यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स। जब तुम स्टेम, रूट या लीफ को यूज करके नया प्लांट बनवाते हो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फ्लावर से नहीं, फ्लावर को तो हम आगे पढ़ेंगे भी। फ्लावर से जो बच्चे पैदा होंगे उनको क्या बोलते हैं? फ्लावर से सीड बनेगी और सीड से बनेगा बेबी प्लांट। तो मैम वो आ जाएगा अलग कॉन्सेप्ट, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट बनाना। इन पार्ट से स्टेम, रूट या लीफ कुछ यूज कर लो और उससे आप नया प्लांट बना दो। पता है ना आपको? टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है एक। प्लांट का कोई भी हिस्सा लेते हैं, हल्का सा एक्सप्लांट बोलते हैं उसको, और उसको मीडियम में डालते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में लैब के अंदर, और उससे पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे उसको। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में? इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नए प्लांट का बनना यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम, रूट और लीफ। ठीक है, लिखो फटाफट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब है जो नेचर में खुद से हो। हाँ जी, जो नेचर में अपने आप हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल हमारे कोर्स में दो हैं, पोटैटो और ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का जो केस है बच्चों वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये दो हमारे कोर्स में है। उसके बाद जो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैम ऐसी छेड़खानी जो आदमी के द्वारा की जाएगी। अब वो आदमी कोई किसान भी हो सकता है, वो आदमी कोई गार्डनर भी हो सकता है, वो आदमी कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हो सकता है, साइंटिस्ट। नेचर में जो खुद से होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब मैम अपने आप कोई प्लांट जो है उसके पार्ट्स जमीन में गिरते हैं मिट्टी में और वो खुद से रीजनरेट कर जाते हैं, तो वो नेचुरल है, वो अपने आप होती है। लेकिन आर्टिफिशियल के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। इंसान कैन बी अ फार्मर, अ गार्डनर और अ हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, अब तुम्हें क्या क्या पढ़ना है? तुम्हें ये पढ़ना है कि मैम एक तो लैब कंडीशंस में क्या होता है, इन विट्रो कंडीशंस बोले तो लेबोरेटरी कंडीशंस। लैब में भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाई जाती है। क्या बोलते हैं उस टेक्निक को? टिश्यू कल्चर। लैब में जब आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये भी आर्टिफिशियल हो गया। ऑफ कोर्स लैब में कोई भी चीज हो रही है तो कौन कर रहा है? इंसान ही करेगा, साइंटिस्ट करेंगे। तो एक तो ये वाला पार्ट पढ़ना है। एक दूसरा पढ़ना है बच्चों, मिट्टी के अंदर या फिर पानी में, सॉइल में या फिर वाटर में जब इंसान करता है इस चीज को। ठीक है, आर्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को। अब ये तीन तुम्हारी बुक में नाम दिए हैं, तीनों के तुम्हें एग्जाम्पल पता होने चाहिए और बस नाम का आइडिया होना चाहिए। बहुत डिटेल में तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है ये वाली चीज। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? एक तो है लेयरिंग, बुक में लेयरिंग के बारे में दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कटिंग, कटिंग पे एक एक्टिविटी भी दी हुई है तुम्हारी बुक में मनी प्लांट की। और एक है ग्राफ्टिंग। एग्जाम्पल्स कौन कौन से दिए हुए एनसीईआरटी में? लेयरिंग में एग्जाम्पल है ग्रासेस, घासेस, घास।
ये जो घास उगती है ना। और कटिंग में तुम्हारी बुक में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? मनी प्लांट। रोज की भी हो जाती है वैसे कटिंग, कलम लगती है ना कटने के बाद। और ग्राफ्टिंग में फ्रूट्स दिए हुए हैं, गुआवा, मैंगो वगैरह वगैरह। शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स और मनी प्लांट, ये बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो तुमसे पूछ लेगा कि बताओ इसमें कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो तुम लिख देना प्लांट का एग्जाम्पल है, इसका मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही है। हाँ जी, कोई प्लांट अभी हमने पीछे पढ़ा है अभी तक? कोई एग्जाम्पल? कौन सा प्लांट पढ़ा है हमने पीछे? सबसे सिंपलेस्ट स्पाइरोगायरा। ठीक है, लेकिन ये प्लांट कैसे हैं? ये इनमें रूट, लीफ और स्टेम है, ये असली वाले प्लांट हैं। वो तो थैलस लाइक थे, उनके पास कोई रूट स्टेम और वो प्रॉपर तरीके से लीव्स नहीं थी, इनके पास है। तो ये पूरा पढ़ना है, बट इसको बहुत मोटा मोटा पढ़ना है। मोटा मोटा बोले तो ब्रीफ से भी ब्रीफ। सिर्फ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी डिटेल्स। आकांक्षी तो भी आ जा। फीलिंग मतलब, और टीचर पढ़ा रहा है, वो कह रहा है 100 में 100 आ जाएंगे, तो आ ही जाएंगे, उसको लग रहा है, फील कर रहा है पूरा कि हाँ जी आ गए, बस बिना मेहनत करे। बेटा बिना मेहनत करे किसी के नहीं आ सकते। 95+ नंबर उसी के आएंगे जो मेहनत करेगा। फील एक चीज होती है जो आजकल ज्यादा ले रहे हैं बच्चे ऑनलाइन। टीचर पढ़ा रहा है, फील ले रहे हैं आराम से। वो कह रहा है 100 में 100, हाँ जी आ गए, लिख ले भाई, आ गए बस। हाँ ये चल रहा है आजकल, ये ट्रेंड है भाई, ये ट्रेंड है। अगर बच्चा क्लास नहीं आ रहा ना, साइंस की बात बता रही हूँ, मैथ्स का तो देखो प्रैक्टिस बेस्ड है। साइंस का तो ये है कि बच्चे के नोट्स ही नहीं बन पाते पूरे साल। अगर बच्चा अटेंटिव नहीं है ना ऑनलाइन क्लास में, तो ऑफलाइन में जो आ रहा है उसके कम से कम नोट्स बन रहे हैं, कुछ उसको ठोका पिट्टी भी है कि भाई पढ़ ले, टेस्ट देने हैं तुझे, है ना। ऑनलाइन पे तो कोई वो ही नहीं है कंट्रोल, है बेटा। बता रही हूँ, प्लांट है, प्लांट ही है, पत्ती है तो नहीं नहीं। ध्यान से सुनो, काफी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? मैम जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, नेचर में खुद से हो रही है ये अपने आप। देखो इसमें क्या होता है, ये ब्रायोफाइलम है, एक प्लांट है, ये इसकी लीफ है, इसकी लीफ में होता है। अगर वो पूछेगा ब्रायोफाइलम के कौन से पार्ट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, तो कौन सा पार्ट है? लीफ। स्टेम और रूट की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी लीफ की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हें यही वाला डायग्राम बनाना है। अब इस डायग्राम को देख के ऐसा लगता है कि ये ऐसे बड़ी बड़ी बट, देखो ध्यान सुनो, इसकी लीफ की जो ये मार्जिन है ना, इसको क्या बोलते हैं? लीफ मार्जिन। हाँ जी, लीफ मार्जिन का क्या मतलब है? किनारे। लीफ के जो किनारे हैं उनमें जो गड्ढे हैं, डिप्रेशन हैं, डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? नॉचेस। ध्यान से सुन लो, मैं जो टर्म्स तुम्हें बता रही हूं, ये है तुम्हारी लीफ, लीफ के हैं ये किनारे, कहते हैं लीफ मार्जिन। और जो इस तरीके से डिप्रेशन है ना लीफ में, इसको कहते हैं नॉचेस। नॉचेस क्या है? ये कर्व्स, जो कर्व्स बने हुए हैं लीफ के अंदर। तुमने जनरली देखी लीव्स कैसी होती हैं? मैम लीव्स तो ज्यादातर ऐसी होती हैं, बिल्कुल फ्लैट स्मूथ, लेकिन ब्रायोफाइलम की जो लीव्स हैं उनमें नॉचेस हैं इस तरीके से। देखो इनमें क्या होता है, इनमें धीरे 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 ये बड बननी स्टार्ट होती है। इसमें बनती बड है, लेकिन ये बडिंग नहीं है। ध्यान से सुनो, यहां पर वो वाली सेल्स नहीं जो वहां थी, वो सिर्फ कहां देखने के लिए मिल रही थी? वो हाइड्रा के अंदर और ईस्ट के अंदर है। यहां पर इस तरीके से छोटा छोटा सेल डिवीजन होता है और बड बननी स्टार्ट होती है। देखो इस तरीके से, ये देखो ये नेचुरल, ये फिगर वैसा है एक्चुअल वाला। इस तरीके से छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी, और फाइनली वो बड इतनी बड़ी हो जाती है बच्चों की, यहां से डीअटैच होकर नीचे मिट्टी में गिर जाती है। और मिट्टी में गिरने के बाद ये क्या बनाती है? एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट बना देती है। अब मिट्टी नहीं मिलेगी तो फिर मुश्किल है। मिट्टी तो मिलेगी क्योंकि ये प्लांट खुद मिट्टी में ग्रो कर रहा है, सॉइल में ग्रो करता है प्लांट। तो ये है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल, कि भैया जो लीफ मार्जिन हैं, जो नॉचेस हैं ब्रायोफाइलम की लीफ में, उन पे छोटी सी बड बनती है। वो बड धीरे 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 ग्रो करती है और फाइनली जब इतनी ग्रो हो जाती है, ये कैसी रूट्स हैं? लीफ के ऊपर रूट्स लटकी हुई हैं। ध्यान से सुनो, एक रूट तो वो होती है जो कहां से ग्रो करती है? बताना जरा। रेडिकल से ग्रो करती है। रूट पढ़ा है कभी? चलो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। जो असली रूट होती है ना, वो कहां से बनती है? रेडिकल से। अभी पढ़ोगे आगे सीड का स्ट्रक्चर। अब जो रूट कहीं भी उग गई है, मैम ये तो मिट्टी में भी नहीं है तो हवा में, इनको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जो रूट रेडिकल को छोड़ के कहीं और से बन जाए, क्या बोलते हैं इनको? एडवेंटिशियस रूट्स। ध्यान से सुनो मेरी बात,
ये छोटी बर्ड बनी, बड़ी बनी, बड़ी बनी, फाइनली इतनी बड़ी बर्ड बन जाती है, उसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं जिनको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और ये नीचे मिट्टी में गिर जाएंगे। और मिट्टी में गिरने के बाद क्या होगा? मिट्टी में गिरने के बाद मैम ये पूरे के पूरे ब्रायोफाइलम प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा होता है प्लांट, ये बहुत सारी लीफ है। किसने मैम बोला क्या? ये डायग्राम बनाओ लेकिन तमीज से, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है, लिखो। और ये 2 लाइनें लिखनी है बस। क्या कह रहे? बताइए मत, बताइए मत, लिखो। मैं बना के दिखाऊं? हाँ मैं बना देती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें क्या बनाना है मैं बना के दिखा देती हूँ। मैं ये कह रही हूं सीरियसली पढ़ लो बस, जो तुम्हारे पड़ोसी कह रहे हैं वो मत सुनो उनकी। दक्ष ने तो पढ़ पुढ़ा लिया, उसका तो पिछले साल ही पता चल गया था। क्या? कहाँ पढ़ता था? अच्छा बनाओ जल्दी। बनाओ जल्दी, बनाओ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन, और तुम ग्रीन कलर की बना देना अभी अपनी कॉपी में, तो बेटा तुम ब्लू ही बना लो। जल्दी जल्दी, बातें मत करो। कर रही हूं। जब तक डायग्राम्स नहीं बनाओगे ना फिर क्लियर नहीं होती है चीज। बनाओ जल्दी। ये एक ब्रायोफाइलम की लीफेस पे बर्ड्स बनती हैं छोटी छोटी, लेकिन ये बर्डिंग नहीं है, ठीक है? उस बर्ड की अलग बात होती है, ये बर्ड अलग है, ठीक है? बर्ड बन के जो है वो डिटैच हो जाके नीचे गिर जाती है और नया प्लांट बन जाता है। सोचो इसमें भी बहुत सारे प्लांट्स बन जाते होंगे अगर प्रॉपर कंडीशंस मिल जाए। एडवेंटिशियस तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैंने तो बता दिया है। जो रेडिकल से रूट बने वो असली रूट होती है, बाकी कहीं भी रूट निकल रही है रूट लाइक स्ट्रक्चर, उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो पेपर में आता रहता है ये 2-3 नंबर में। जब पेपर दे के निकलोगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा सारा ही कुछ आ गया, कुछ ऐसा छोड़ा भी है इन्होंने नहीं, कहीं कहीं से बहुत सारा सारा आ जाता है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स कंप्लीट रखो और अपने नोट्स से रिवाइज करो, नहीं तो पूरे साल असलियत ही नहीं पता चल पाती। बस ये लगता रहता है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, हवा में ज्यादा रह जाते हैं। और ऑनलाइन में तो गेम भी खेलने को मिल जाती है बीच बीच में, देखो। हाँ तो बेटा वो एक ट्रैप ही तो है, और तुम्हारे तुम्हारी जैसी एज के बच्चों के लिए ये चीज सही नहीं है ना। मतलब तुम खुद सोचो अगर ट्रैप में फंस गए तो बाहर निकलना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रील्स का चस्का तो बड़ों को लग जाए उनके लिए मुश्किल है, जिनमें दिमाग है अच्छा खासा कि भाई रोक जाए, बस रुक जा। जो अपने बच्चों को भी डांट रहे हैं वो खुद रील देख रहे हैं बैठ के, तो मुश्किल है। इसलिए मोबाइल से जितना दूर रहो ठीक है, मोबाइल से जितना दूर रहो उतना ठीक है तुम्हारे लिए। बस पढ़ो अपना आराम से, मोबाइल से दूर रहो, और क्या कर सकते हो। लिखो इसके बारे में 2 लाइनें, ज्यादा देर नहीं, लिखो। द फ्लैशी लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, द फ्लैशी लीव्स ऑफ, द फ्लैशी लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। फ्लैशी का क्या मतलब है? सुखड़ी पुकड़ी नहीं होती, थोड़ी तरोताजा होती हैं। द फ्लैशी लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, फ्लैशी फ्लैशी, डबल एस, FLE, एक सिंगल ई है। द फ्लैशी लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम बियर बर्ड्स, बियर बर्ड्स इन द नॉचेस, इन द नॉचेस, BEAR of course,
BEAR, बियर मतलब होना. Bear buds in the notches of leaf margins. In the notches of leaf margin, these buds develop into small plantlets. These buds develop into small plantlets. प्लेटलेट कहां से आ जाएगी? अंडर फेवरेबल कंडीशंस, इसी में लिखो प्लांटलेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस फुल स्टॉप. प्लांटलेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस फुल स्टॉप. develop into, these buds develop into small plantlets under favorable conditions. Under favorable conditions. Next point लिखो, these buds and plantlets separate and fall on the soil. These buds and plantlets या और plantlets, प्लांटलेट मतलब प्लांट का छोटा भाई, छोटा वर्जन, पिचकू छोटा, यही तो बड़ा बनेगा ना, सेम. क्या लिखा है तुमने? दीज बर्ड्स और प्लांटेड सेपरेट एंड फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. तो भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए, तुम्हें बर्ड पता होना चाहिए, लीफ मार्जिन नॉचेस सब पता होने चाहिए. ठीक है, कहाँ बनती हैं ब्रायोफाइलम की बर्ड्स? कहाँ बनती है? स्टेम पे, रूट पे, लीफ पे. लीफ के कहाँ? मार्जिन्स पे. मार्जिन्स में भी क्या है? नॉचेस हैं इस तरीके से अंदर की तरफ. तो लीफ ऐसी नहीं कि फ्लैट बना के उस पर सजा के आ गए पेपर में, तो अच्छे से बना देना ऐसे. ये देखो कितनी जल्दी है. ठीक है, चलो फिर कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे.